हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या आप यूजीसी नेट या किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जून 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि अभी अभी जून 2025 नेट के एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, आज हम उनके साथ डिस्कस करेंगे कुछ स्मार्ट अप्रोचेस और कुछ डिस्कशंस उन क्वेश्चंस को लेके, जिससे हमें उनके कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस सेशन की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो शुरू करते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है। So our first question is, in an open system, which of the following does not partition between the gas and aqueous phase? तो एक ओपन सिस्टम में इसमें से कौन सा है जो गैस और एक्वस फेज में पार्टीशन को शो नहीं करता? तो हमारे जो ऑप्शंस गिवन है वो है, फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है अमोनिया, थर्ड है फॉस्फोरिक एसिड और फोर्थ है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास होता है, एक होता है हमारे पास ओपन सिस्टम होता है हमारे पास, और एक होता है हमारे पास क्लोज सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में जो है वो सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बोथ होते हैं। लेकिन क्लोज सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सिस्टम में हमारे पास ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है। तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो थर्ड है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। और हाँ, ये करेक्ट ऑप्शन क्यों है? क्योंकि जो बाकी इसके अंदर कंपाउंड्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, वो एक तो वोलेटाइल कंपाउंड्स है और दूसरा क्या है कि वो एग्जिस्ट करते हैं दोनों फेज में, गैस और लिक्विड दोनों के दोनों फेज में। तो उस वजह से क्या है कि उसके अंदर पार्टीशन शो होती है। लेकिन एम फॉस्फोरिक एसिड ऐसा है कि जिस जो नॉन वोलेटाइल है और जो सिर्फ एक्वस फेज में है, वो गैस फेज में हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं होता। तो ओनली वो एक्वस लिक्विड फेज में प्रेजेंट होने की वजह से वो पार्टीशन को शो नहीं करता। तो इस जो क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन थ्री, S3PO4। अब हम बात करते हैं हमारे जो है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से पूछा गया था। तो जैसे हमें ये कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की गई है, तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, इन नॉर्मल फेज HPLC द स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर एंड द मोबाइल फेज इज पोलर। कि जो नॉर्मल HPLC होती है उसके अंदर जो स्टेशनरी फेज होता है वो नॉन पोलर होता है, और जो मोबाइल फेज होता है वो होता है पोलर। जो सेकंड स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड की गई थी वो थे, इन नॉर्मल फेज HPLC द लिस्ट पोलर कंपाउंड, जो लिस्ट पोलर कंपाउंड्स है वो एल्यूड्स करते हैं पहले, और इंक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ मोबाइल फेज डिक्रीज एल्यूशन टाइम। और जो पोलैरिटी जब इंक्रीज करते हैं मोबाइल फेज में, वो इल्यूशन जो टाइम है उसको डिक्रीज करती है। ये सेकंड स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड की गई थी। थर्ड स्टेटमेंट जो हमें प्रोवाइड की गई थी वो थी, इन रिवर्स फेज HPLC the most polar compound eludes first and increasing polarity of mobile phase increase elution time। कि जो मोस्ट पोलर कंपाउंड है वो पहले एल्यूड्स करते हैं, और अगर हम पोलैरिटी को इंक्रीज करते हैं तो मोबाइल फेज में जो इल्यूशन टाइम है वो तो इंक्रीज होता है। फोर्थ जो स्टेटमेंट आई प्रोवाइड की गई है वो है, इन द आइसोक्रेटिक मॉडल ऑफ HPLC एनालिसिस द पोलैरिटी ऑफ मोबाइल फेज रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द रन। कि जो पोलैरिटी मोबाइल फेज की जो आइसोक्रेटिक मोड ऑफ HPLC है उसमें वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। तो जो प्रोवाइड किया गया था, the resolution of analysis depend on proper balance of intermolecular forces among the analyte mobile phase and the stationary phase। कि जो रेजोल्यूशन है एनालिसिस का वो डिपेंड करता है इंटरनल मोलिकुलर जो फोर्सेस होते हैं एनालाइट मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, इन तीनों के बीच में। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर जो हमारी ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है, बाकी हमारी जो स्टेटमेंट चारों है वो हमारी करेक्ट है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा B C D E। तो ये इसका आंसर है। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट जो है अगर हम बात करें तो क्यों रोंग है? क्योंकि जो नॉर्मल
HPLC होता है, उसके अंदर जो स्टेशनरी फेज होता है वो क्या होता है, वो पोलर होता है, और नो मोबाइल फेज जो होता है वो होता है हमारा नॉन पोलर। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, ये हमारी स्टेटमेंट हो गई है रॉन्ग। बाकी जो स्टेटमेंट है हमारी वो सारी की सारी ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशंस देखते हैं हम कि इसके एक्सप्लेनेशंस क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज एसपीएलसी में क्या डिफरेंस होता है। जो नॉर्मल फेज होता है उसके अंदर जो स्टेशनरी फेज होता है वो पोलर होता है, और जो स्टेशनरी फेज रिवर्स फेज में होता है वो होता है नॉन पोलर। इसके अपोजिट क्या होता है, नॉर्मल फेज में जो मोबाइल फेज होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा नॉन पोलर, और वही रिवर्स फेज में क्या होता है, जो मोबाइल फेज होता है हमारा वो पोलर होता है। मोनोर्मल फेज में क्या होता है कि जो लिस्ट पोलर कंपाउंड होते हैं वो सबसे पहले एलुएट करते हैं, लेकिन रिवर्स फेज में इसका उल्टा हो जाता है, जो मोस्ट पोलर कंपाउंड्स है वो पहले एलुएट करते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है, जो इंक्रीजिंग मोबाइल फेज पोलैरिटी डिक्रीज एल्यूशन टाइम, कि अगर हम मोबाइल फेज की पोलैरिटी को इंक्रीज करते हैं तो उसका एल्यूशन टाइम क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। लेकिन इसके अलावा रिवर्स फेज में क्या होता है कि अगर हम इंक्रीज करते हैं मोबाइल फेज को तो वो उसकी एल्यूशन टाइम भी इंक्रीज ही करता है। मतलब नॉर्मल फेज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में, लेकिन इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस आता है। अब अगर हम बात करें तो आइसोक्रेटिक मोड क्या होता है, आइसोक्रेटिक मोड वो होता है कि जिसमें मोबाइल फेस की जो कंपोजिशन होती है वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द प्रोसेस। इसके बाद जो रेजोल्यूशन होता है वो डिपेंड करता है तीन कंपोनेंट्स पे। ये एक होता है एनालिटिक, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, इन तीनों के ऊपर। तो अब अगर हम देखें तो हमारे जो ऊपर प्रोवाइड की गई स्टेटमेंट थी उन चारों में से ओनली हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या है, वो रॉन्ग है, क्योंकि उसमें मोबाइल फेज क्या दिखाया गया है, उस मोबाइल फेज को नॉर्मल फेज में पोलर दिखाया गया है, बल्कि नॉर्मल फेज में जो मोबाइल फेज होता है वो हमेशा नॉन पोलर होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारे आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आ सकते हैं दिसंबर 2025 में। अब अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, जो थर्ड क्वेश्चन आया था तो इसमें हमें प्रोवाइड किए गए थे सब्सटेंस और उनकी एप्लीकेशन। तो अगर हम बात करें जो हमारे पास सबसे पहले प्रोवाइड किया गया था तो वो था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की क्या एप्लीकेशन है। उसके बाद सेकंड था हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड था हमारे पास फेरिक ऑक्साइड, और फोर्थ था हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे उनकी एप्लीकेशन प्रोवाइड की गई है कि वो क्या क्या करते हैं। अगर हम बात करें मैग्नीशियम, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं कि हमें कौन सा आंसर पता है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर हम फेरिक ऑक्साइड की बात करें तो जो फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक आयरन का मतलब क्या हो गया कि वो आयरन में तो हेल्प करेगा ही। एक क्वेश्चन तो हमें 100% पता है कि ये तो होगा ही होगा, कोगुलेशन एंड आयरन रिमूवल तो होगा ही होगा फेरिक ऑक्साइड में। इसके बाद अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो मैग्नीशियम हमेशा सॉफ्टनिंग में हेल्प करता है। तो ए का हो गया हमारे पास फोर्थ आंसर। जो फेरिक ऑक्साइड हो गया इसका हो गया हमारे पास सेकेंड आंसर। और जो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा या है वो हमारी हेल्प करता है सॉफ्टनिंग में और कोरेजन कंट्रोल में, दोनों में। तो एल्यूमिनियम हमारा हमें हेल्प करता है कोगुलेशन में। तो ये इसका आंसर था। ए का हमारे पास आंसर आ जाता है ए फोर्थ, बी का हमारे पास आंसर आ जाता है थर्ड, सी का हमारे पास आता है सेकंड, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास आ जाता है फर्स्ट। तो ये इसका जो आंसर प्रोवाइड किया गया था। अभी हम इसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन गैसिफिकेशन ऑफ वेस्ट इज एंडोथर्मिक, इनमें से कौन सी ऐसे प्रोसेस है जो एंडोथर्मिक है। तो हमारे पास ऑप्शन प्रोवाइड करे गए थे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस हाइड्रो वाटर इज इक्वल टू कार्बन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, एंड कार्बन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू मीथेन। टू कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू टू कार्बन ऑक्साइड।
तो जो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास, आंसर इज डी। क्योंकि ये हमारी वेस्ट क्या है, वाटर गैस प्रोसेस भी हम इसको बोलते हैं। और अगर हम बात करें तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो प्रोसेस होते हैं। एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें हमें अपनी तरफ से हीट को देना पड़ता है, और एक्सोथर्मिक होती है कि जिसमें हीट रिलीज होती है। तो ऐसी प्रोसेस जो है हमारी सेकेंड ही है, क्योंकि हमें उसमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है। तो इस वजह से इसका जो आंसर आ गया है हमारा, वो आया है हमारा आंसर नंबर सेकंड। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक से भी क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत बारी क्वेश्चंस आता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। में पूछा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है उसकी स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है, और ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस इन वाटर एज पर हेनरी लॉ इज रेफर्ड एट इट्स सैचुरेशन वैल्यू। तो अगर हम हेनरी लॉ की बात करते हैं, हेनरी लॉ क्या होता है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पार्शियल प्रेशर के। पार्शियल प्रेशर जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसमें पहले स्टेटमेंट में तो ये दिया हुआ है कि जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होती है डिजोल्व गैसेस की वाटर में, वो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हम उसको सैचुरेशन वैल्यू वैल्यू बोलते हैं। सेकंड हमारे पास दिया हुआ है कि देयर में बी मोर डिजोल्व गैस इन वाटर देन इट्स सैचुरेशन वैल्यू इन वाटर, कि वाटर में ज्यादा डिजोल्व गैसेज होती है एज कम्पेयर टू इट्स सैचुरेशन वैल्यू। Well, third is it is more common for a dissolved gas to be present in less amount in water than its saturation value in water, कि जो dissolved gas की जो presence होती है वो कम होती है as compared to its saturation value in water। अब फोर्थ आता है हमारे पास, the excess or deficit of dissolved gas compared to its saturation value cannot be brought back to its saturation level in water, कि हम उसको दोबारा से saturation level में ला नहीं सकते। और फिफ्थ जो होता है हमारा, वो है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, की पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्योरिटी ऑफ वाटर, की वो प्योरिटी ऑफ वाटर से इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम इसमें स्टेटमेंट की बात करें, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो तीनों के तीनों करेक्ट है, क्योंकि हेनरी लॉ की जो वैल्यू होता है डिजोल्व गैसेस की, उसे हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में सैचुरेशन वैल्यू बोलते हैं। लेकिन जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेटमेंट है वो हमारी इनकरेक्ट है। वो क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि जो एक्सेस एक्सेस जो रिजर्व गैसेज होती है उसको हम ब्रॉट बैक ला सकते हैं सैचुरेशन वैल्यू वाटर में। और जो सोल्युबिलिटी होती है वो किसी भी गैस की, वो पार्शियल प्रेशर पे भी डिपेंड करते हैं, लेकिन साथ साथ में जो प्योरिटी ऑफ वाटर लाइक टेम्परेचर डिजोल्व गैसेस, उससे भी वो अफेक्ट होती है, उसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर वो इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं तो वो सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो इस वजह से जो हमारी फोर्थ और फिफ्थ स्टेटमेंट है वो हमारी हो जाते हैं रॉन्ग, और जो हमारी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी हो जाते हैं करेक्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स कैन ओनली एक्सर्ट डायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग, कि जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स है जिसे हम एरोसोल्स बोलते हैं, वो सिर्फ डायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सेस ही देते हैं। सेकेंड है हमारा, कंप्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। ये जो कंप्लीट कंबशन जो फॉसिल फ्यूल का होता है, जैसे अगर हम बात करें C+S2 CO2 प्लस O2, दैट विल बी कंप्लीट कंबशन प्रोसेस, तो वो कंप्लीटली कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में। एक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज अपोज्ड बाय ट्रेस गैसेज derived फ्रॉम सल्फर कंपाउंड। हो जाता है, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ पोलर एम्प्लीकेशन ऑफ वार्मिंग। इसमें से कौन सी हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारी फर्स्ट है वो ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो एरोसोल होता है उसमें दोनों होते हैं, डायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग में और इनडायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग में। जैसे जो डायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग होते हैं वो हमारे ऑब्जर्व और स्कैटर रेडिएशन करते हैं, और जो इनडायरेक्ट फोर्सिंग होते हैं वो हमारे जो क्लाउड की प्रॉपर्टी जो जो उसकी लाइफ लाइफ टाइम है उसको मॉडिफाई करते हैं।
तो हमारी पहली स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर दोनों के दोनों ही होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही रेडियो फोर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जून 2025 में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पूछे गए थे। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।